रिफ्लेक्शन का 2 नियम है, 2 नियम को फटाफट हम लोग जानते हैं कि वो 2 नियम क्या है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला नियम क्या बताता है? पहला नियम ये बताता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे, मतलब कि एक ही प्लेन में रहेंगे। ठीक है, क्या है पहले लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lies all lies in a same plane in a same plane। ये मेरे हाथ में 3 मार्कर हैं। इसको ऐसा समझते हैं कि ये जो लाइन, ये जो मार्कर है, इसको इंसिडेंट रे मानते हैं, इसको रिफ्लेक्टेड रे और इसको नॉर्मल। ठीक है, और इसके पीछे में अगर हम लोग कोई भी प्लेन डालते हैं, इसके पीछे में अगर कोई भी प्लेन हम लोग डालते हैं तो ये जो तीनों हैं, तीनों इस प्लेन को टच करेंगे। इसका मतलब यही है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड लाइज ऑन ए सेम प्लेन। इसका मतलब यही है। दूसरा नियम को हम लोग देखते हैं। दूसरा नियम क्या बताता है? ये जो इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाएंगे जिसको हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएंगे उसको हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब क्या है, दूसरा नियम क्या बताता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। इसका मतलब ये है कि एंगल आई मतलब इंसिडेंट एंगल अगर 30 डिग्री का बनाता है तो रिफ्लेक्टेड एंगल या रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री का ही बनेगा। ये जितना एंगल बनाएगा ये भी उतना ही बनाएगा। ये अगर 45 बनाता है तो ये भी 45 ही बनाएगा। और यही है नियम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम सभी ने पढ़ा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। इंसिडेंट एंगल अगर 45 डिग्री का होगा तो रिफ्लेक्शन एंगल भी 45 डिग्री का होगा। इंसिडेंट एंगल अगर 45 डिग्री का होगा तो हम लोग जानते हैं कि रिफ्लेक्शन एंगल भी 45 डिग्री का होगा। अगर इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री का होगा तो रिफ्लेक्शन एंगल भी 30 डिग्री होगा। यहाँ इतना हम लोग जानते हैं। क्या हो, जब लाइट रे प्लेन मिरर पर परपेंडिकुलर गिरेगा या किसी भी मिरर पर परपेंडिकुलर अगर गिरेगा तो फिर क्या होगा, क्या उसका नियम है हम लोग जानते हैं। इसी में एक हम लोग प्लेन मिरर लिए हैं, एक लाइट रे फॉल हो रहा है परपेंडिकुलर इस प्लेन मिरर पर, तब होगा क्या, प्लेन मिरर, ये हमारे सामने एक प्लेन मिरर है और इसमें एक परपेंडिकुलर लाइट रे फॉल हो रहा है। जब इस तरह का सिचुएशन आएगा हम लोग के पास तो फिर क्या होगा, जब लाइट रे कोई भी मिरर पर परपेंडिकुलर गिरेगा तो उसी डायरेक्शन में ये वापस लौट जाएगा। मतलब इंसिडेंट रे इसी में होगा, इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्टेड रे भी इसी लाइन में होगा। और नॉर्मल भी इसी लाइन में होगा। ये एक लॉ है, जब कोई लाइट रे कोई मिरर पर परपेंडिकुलर गिरता है तो फिर उसी डायरेक्शन में वो वापस लौट जाता है। जैसे कि हम लोग के घर में, हम सभी के घर में प्लेन मिरर होगा जिससे हम लोग अपना प्रतिबिंब देखते हैं। उसमें अगर टॉर्च को हम लोग परपेंडिकुलर मारते हैं तो टॉर्च क्या होता है, सीधा हम ही लोग के पास रिटर्न वापस आ जाता है। उसी तरह से जब कोई प्लेन मिरर पर कोई भी लाइन
या कोई भी लाइट रे परपेंडिकुलर गिरेगा तो फिर उसी डायरेक्शन में वो वापस लौट जाएगा। ये सिंपल सा टॉपिक हमारे सामने है। क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर एक प्लेन के लिए एप्लीकेबल होता है? स्मूथ सरफेस के लिए और रफ सरफेस के लिए या किसी भी तरह के सरफेस के लिए क्या ऑलवेज एप्लीकेबल होगा? चलिए जानते हैं। हमारे पास ये दो सरफेस है, एक स्मूथ सरफेस दूसरा है रफ सरफेस। क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा हर एक प्लेन के लिए एप्लीकेबल होगा? चलिए देखते हैं। एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो हम लोग कोई भी स्मूथ सरफेस में देते हैं, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस सरफेस में फॉल हो रही है और रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे ही पैरेलली वो पास आउट हो जा रही है। लेकिन रफ सरफेस में क्या हम लोग देखते हैं, पैरेलल बीम तो आ रही है लेकिन इस सरफेस में टकराने के बाद रिफ्लेक्ट जहाँ हो रहा तो ये डिफरेंट डायरेक्शन में हो रहा। इसका मतलब ये नहीं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें एप्लीकेबल नहीं हो रहा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें भी एप्लीकेबल हो रहा और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें भी एप्लीकेबल हो रहा। दिक्कत यहाँ पर यह है कि इसका सरफेस रफ होने की वजह से ये इधर उधर डिफरेंट डायरेक्शन में भाग रहा है। ये पैरेलल बीम है, पैरेलल बीम दोनों में यूज किए हैं। ये भी पैरेलल बीम है। दोनों ही सरफेस के लिए पैरेलल बीम का इस्तेमाल किया गया, दोनों ही सरफेस के लिए पैरेलल बीम का यूज़ किया गया है। अब पैरेलल बीम स्मूथ सरफेस में पैरेलली आ रहा और रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलली पास आउट हो जा रहा, लेकिन रफ सरफेस में पैरेलली इंसिडेंट रे तो आ रहा है लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड के रे जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में भाग रहा। ये रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्टेड रे है और ये इंसिडेंट रे है। यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल हो रहा और यहाँ पर भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल हो रहा। रिफ्लेक्शन का पहला नियम क्या बताता है? ये बताता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑलवेज इन ए सेम प्लेन। मतलब ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे अगर एक नॉर्मल डॉटेड लाइन से खींचते हैं तो फिर तीनों क्या होगा, एक ही प्लेन में मौजूद होगा। तो डॉटेड लाइन अगर हम लोग खींचते हैं तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में आएगा। और रिफ्लेक्शन का दूसरा नियम क्या बताता है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल दोनों इक्वल होगा। यहाँ पर अगर हम लोग नॉर्मल खींचते हैं तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल दोनों समान होगा। यहाँ पर खींचेंगे तब भी यहाँ पर समान होगा। इसका मतलब ये है, इससे हम लोग क्या जाने, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग खींचते हैं तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल इसमें भी इक्वल होगा। एक डॉटेड लाइन से नॉर्मल खींचते हैं तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल दोनों इक्वल होगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर एक प्लेन के लिए एप्लीकेबल होता है। ज़रूरी नहीं है कि कौन सा रफ और कौन सा स्मूथ है। यहाँ पर रेज रिफ्लेक्टेड इन वन डायरेक्शन, यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन हो रहा। पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया और रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलली वो एक ही डायरेक्शन में पार हो गया। यहाँ पर पैरेलल बीम आया लेकिन क्या, रिफ्लेक्शन के बाद ये डिफरेंट डायरेक्शन में चला गया। रिफ्लेक्टेड रे इन डिफरेंट डायरेक्शन।